दोस्तों नमस्कार। आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आज की इस वीडियोस में। देखिए आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले मैनेजमेंट यूनिट्स के बारे में, जो कि हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो ये यूनिट आपको आरपीसी के एग्जाम्स में जो लाइब्रेरीज का वैकेंसी निकाली हुई है, या फिर आप कहें तो राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकाली हुई है, उस दोनों के सिलेबस को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस यूनिट में बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आरपीसी वाला सिलेबस मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। इसके अंदर जो हम इससे पहले वाले वीडियोस में बात की थी, वो बात की थी मैनेजमेंट्स को लेके, उसके कॉन्सेप्ट को लेके, डेफिनेशन को लेके, स्कोप को लेके, उसके फंक्शन, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज को लेके। तो यहाँ तक अपन ने उस वीडियोस में बात कर ली थी। जो इससे पहले वाला वीडियो है, आप चाहें तो उसको यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ पे चैनल पे जाके उसको आप देख सकते हैं पहले। आज की इस टॉपिक में, यानी कि आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के बारे में, जो कि मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, वहाँ से आप देखें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये वाला टॉपिक अपन बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस को लेके, फाइनेंशियल को लेके, साथ ही बजट एस्टिमेशन को लेके, किस प्रकार से बजट का एस्टिमेट किया जाता है, यानी कि बजट बनाया जाता है, बजट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो ये चर्चा आज की इस वीडियोस में करेंगे। ये सिलेबस आरपीसी के सेकंड ग्रेड लाइब्रेरीज का है, जो कि मैंने आपके सामने रखा है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के हाई कोर्ट के लाइब्रेरी के जो सिलेबस है। तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, वहाँ पे थ्री जो यूनिट है आपका मैनेजमेंट्स वाली, जो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, उस सिलेबस में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स करके ये आपका यूनिट आपको थर्ड नंबर दिखेगा। इसके अंदर हम बात करेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेके, बजट टेक्निक्स को लेके, बजट जो मेथड्स हैं जिसमें पीपीबीएस है, उसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग है, उसके बाद बजटरी कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, साथ ही आउट सोर्सिंग जो है। इस ये जो सभी टॉपिक्स है, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट्स में पढ़ेंगे, जो कि मैनेजमेंट यूनिट का एक भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियोस में। दोनों जो सिलेबस हैं, आपको आरपीसी का हो या फिर राजस्थान हाई कोर्ट का हो, दोनों सिलेबस का मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उस सिलेबस में आपको कहाँ मिलेंगे, वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यहाँ से आप देख पा रहे हैं पहला टॉपिक हमारे पास में है रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेके। देखिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अब आप जब आपके पास में कोई भी रिसोर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास में कोई भी पाठ्य सामग्री होती है, तो उसको आप आदान प्रदान करना, या फिर आपको एक के स्थान से दूसरे स्थान पे, या फिर एक लाइब्रेरीज को दूसरी लाइब्रेरीज में उस पाठ्य सामग्री को पहुँचाना, ये आपका मोबिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर आप उस जो पाठ्य सामग्री है उसके असेंबल्स को लेके भी आप चर्चा करते हैं, उसके ऑर्गेनाइज को लेके भी चर्चा करते हैं, उसके प्रिक्योर के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आप असेंबल, ऑर्गेनाइज और प्रोक्योर जो है, इन तीनों चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। और इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने के बाद में आपके पास में जो भी आप आपका जो भी आपने टास्क किया है, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, वो सफलतापूर्वक स्थापना यहाँ पे करता है। इट एसेंशियल पार्ट ऑफ द न्यू बिजनेसेस डेवलपमेंट। और ये एक जो आप नए बिजनेसेस की को लेके बात करते हैं, या फिर न्यू बिजनेसेस की जो प्लानिंग होती है उसको लेके जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स रहता है, जिसमें रिसोर्स को मोबिलाइजेशन करना होता है। यानी कि एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स को जो आदान प्रदान करना होता है, इसका मतलब होता है। इसमें काफ़ी प्रकार की कैटेगराइज होती हैं, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास है फाइनेंशियल रिसोर्स को लेके। देखिए फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो फाइनेंशियल रिसोर्स आएगा, वो लॉन्ग टर्म फंड हो सकता है, या फिर जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स के भी हो सकते हैं। तो यानी लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब होता है कि आपके पास में कोई भी ऐसी पाठ्य सामग्री जिसको आप लंबे समय तक खरीद सकते हैं, फिर लंबे समय तक उसको रख सकते हैं लाइब्रेरीज में, या फिर आप कहें तो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास में लाइब्रेरीज में आपके पास में कोई मैगजीन्स की बुक खरीदनी है, या फिर आपके पास में कोई कहानियों की बुक्स खरीदनी है, या फिर आपके पास में कोई करंट जीके की बुक्स जो है आपको लाइब्रेरीज में परचेज करनी है। तो इस प्रकार की जो सामग्री होती है, पाठ्य सामग्री, उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म्स फंड्स की आवश्यकता होती है, जो कि एक फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का एक भाग है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को लेके हम बात करें तो ये आपके पास में काफ़ी प्रभावशाली और एक आप कह सकते हो काफ़ी ये डाइवर्सिफाइड टाइप का ये कंटेंट्स है, जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करते हो, यानी कि ह्यूमंस को आप एक पाठ्य सामग्री के आदान प्रदान करने में उसकी सहायता लेते हैं। उसके बाद फिजिकल रिसोर्स की बात करते हैं, जिसमें आपके पास में कोई भी पाठ्य सामग्री को रखने के लिए एक स्थान चाहिए, एक ऐसा जगह चाहिए जिसके अंदर आपके पास में पाठ्य सामग्री हो सके, और वहाँ पे पाठक आके उन पाठ्य सामग्री का उपयोग यहाँ पे कर सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो बिल्डिंग होगी, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसा प्लांट आपका जो प्लांट हो गया, या फिर आपके पास मशीनरी होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको फिजिकल रिसोर्स में आपको देखने को मिलती है।
टेक्नोलॉजी को लेके बात करें जिसमें आपके पास में कंप्यूटर है, आईसीटी लैब्स हैं, उसके बाद इंटरनेट है, उसके बाद मेटा डेटा है, उसके बाद में आपके पास में और भी प्रकार के जो रेफरेंस सर्विसेज हैं, उसके बाद में आपके पास में और भी जो टेक्निक्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी का एक भाग है। लोकेशंस को लेके भी काफ़ी यहाँ पे चर्चा रहती है कि किस प्रकार से आप यहाँ पे अपने पाठ्य सामग्री को यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे सभी पाठक को वो उसका भरपूर फायदा मिल सके। यूटिलिटी की बात करें यानी कि उसका उसकी जो उपयोगिता की बात करें तो इस प्रकार की पाठ्य सामग्री आपको लाइब्रेरीज में लेनी होगी जिसकी उपयोगिता काफ़ी यहाँ पे पाठकों तक पहुँच सकती है। मार्केट्स को लेके बात करें जो कि आप जो भी परचेज कर रहे हो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग या फिर मार्केट के अंदर जो पाठक है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ होनी चाहिए ताकि उसको भी उसका फ़ायदा मिल सके। ऐसा नहीं कि आपके पास में कोई भी रिसोर्स है उसका आप मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे या फिर वो रिसोर्स आपके लिए कोई काम का नहीं, आपने एक बार परचेज भी कर लिया, किसी भी पाठक को वो हेल्प नहीं दे रहा। तो इस प्रकार के जो रिसोर्स हैं वो आपके पास में लाइब्रेरी के अंदर आपके पास में नहीं होना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं एक फ्लो चार्ट की जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए अगर आप प्राइमरी रूप में अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी लाइब्रेरीज में पाठक से पाठ्य सामग्री को लेने का तो आप सबसे पहले वेंडर को चुनते हैं कि वेंडर के पास में एक लिस्ट जाती है कि वो देखता है कि कौन कौन सी सामग्री हमें यहाँ पे हमें आवश्यकता अनुसार उसकी रेट है या उसकी तय समय में आप हम पहुँचा सकते हैं। उसके बाद सप्लायर को लेके हम बात करते हैं जो कि हमारे को यहाँ पर पाठ्य सामग्री की सप्लाई करता है। फिर हमारे पास में बैंकर यानी जो इसको फाइनेंस करता है, जो भी हमारे पास में जो कमेटी है वो उसको फंड देती है, उसको उसका जो वित्त है वो प्रदान करती है। उसका प्रिंसिपल कस्टमर जो भी कस्टमर्स आएंगे उनकी जो यूज़ करेंगे उनकी जो यूटिलिटी है जो पाठ्य सामग्री की वो यहाँ पे पाठक तक पहुँचेगी तो वो यहाँ पे है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, हो सकता है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। अगले टॉपिक को लेके हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को लेके। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को लेके अगर हम बात करते हैं तो इसका हिंदी में वित्तीय प्रबंधन इसको हिंदी में कहते हैं और इसके अंदर पुस्तकालय अनुभाग को लेके इसमें काफ़ी प्रकार की निर्भरता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो फाइनेंस का कोई भी लाइब्रेरीज को फाइनेंस दिया जाता है तो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है वो रहता है कि कितना फाइनेंस इसको देना पड़ेगा, कितनी बड़ी होगी, संसाधन और संग्रह का यहाँ पे कैसे अपन जो है वो स्टोर करेंगे, पुस्तकालय के प्रकार पर आधारित होती है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, इस प्रकार के जो हमारे पास में पॉइंट है वो चीज़ें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स में देखने को मिलते हैं। चाहे स्कूल चाहे वो लाइब्रेरी स्कूल्स में हो या फिर वो सार्वजनिक लाइब्रेरी हो, चाहे वो कॉलेज की लाइब्रेरी हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरीज हो, तो कोई भी लाइब्रेरीज हो सकती है। लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को देखने के लिए हमारे पास में ये चीज़ देखनी होती है कि लाइब्रेरीज कितनी बड़ी है, किस प्रकार से लाइब्रेरी में सामग्री का यहाँ पे कलेक्शन किया जाएगा, किस प्रकार से उस सामग्री को पाठक तक पहुँचा जाएगा और किस प्रकार से उस सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है वो रीडर को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों की चर्चा जो है हम यहाँ पे हमारे फाइनेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। कुछ चीज़ें हमें ऐसी लेनी होती है जो फाइनेंस के हिसाब से भी यहाँ पे फिट होती हैं और जो लेखक को भी चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास में हमारे पैसे की कमी से किसी भी लेखक को उसकी प्रॉपर बुक्स ना मिल सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जो पाठक है उसको उसका पाठ्य सामग्री से संबंधित बुक्स है वो यहाँ पे लाइब्रेरीज में मिलनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की भी जो अवरोधक है फाइनेंस से लेके या फिर वित्त से लेके वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन के अर्थ को लेके। देखिए इसके मुख्य अर्थ जो होते हैं वो जो सूचना संगठन की नीतियों को लेके खरीद है, उपयोग है, उसकी गतिविधियाँ जो वित्तीय योजना है उसको लेके यहाँ पे इसके अर्थ होते हैं। उसको व्यवस्थित करना भी इसका एक मुख्य अर्थ होता है। उसके बाद निर्देशन देना, नियंत्रण करना ये भी अर्थ होता है वित्तीय प्रबंधन का। उसके बाद में दूसरे हम बात करें तो इसके अंदर किसी भी संगठन के वित्तीय संसाधनों के लिए सामान्य प्रबंधन सिद्धांत भी इसका एक अर्थ निकाला जाता है। अपने उपयोगकर्ताओं को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करना भी इसका एक अर्थ है। उसके बाद में अपनी आय या फिर अपने व्यय को की देखरेख करना, उसके प्रबंधन को यहाँ पे करना, ये भी चीज़ें हमारे उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती हैं। उसके बाद में पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय में संगठन और प्रबंधन को लेके वित्त का महत्वपूर्ण सार्थक भूमिका रहती है। लाभ कमाने वाली संस्थाएं पुस्तकालय नहीं होती, हालांकि पुस्तकालय तो खर्च करने वाली संस्थाएं होती है। तो ये भी ध्यान रखना, जो भी पुस्तकालय होती है उसको कोई बेनिफिट आपसे नहीं होता है, हालांकि वो तो आप तक यहाँ पे जो भी पाठ्य सामग्री है सस्ता एकदम बिल्कुल कम शुल्क में आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। तो ये हमारे पास में काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है।
पुस्तकालय स्थापित होने के बाद में जो उसकी उचित क्रम है, आकार है, उसको बनाए रखने के लिए भी एक के प्रबंधन का यूज़ किया जाता है, जिसमें आवर्ती आधार पे अगर बात करें तो धन की आवश्यकता, गतिविधियों को लेके, कार्यक्रम को लेके, सेमिनार्स को लेके, सेवाओं को लेके, ये सभी जो धन की आवश्यकता के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखे जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पुस्तकालय के लिए निधि के स्रोत को लेके हम बात करें। देखिए, पुस्तकालय के लिए आपके पास में किस प्रकार से पुस्तकालय को फंड दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, वित्त दिया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है कि अगर आपके पास में पाठ्य जो आपने पुस्तकालय है, तो अपना पुस्तकालय में किस प्रकार से यहाँ पे जो फंडिंग की जाएगी ताकि वो नई पाठ्य सामग्री खरीद सके, और कौन कौन से उसको सोर्स हैं जिसके माध्यम से उसको वित्त दिया जा सकता है। तो देखिए, एक पुस्तकालय के लिए निधि के जो स्रोत हैं, पहला स्रोत है फंड फ्रॉम द जो पेरेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो उसके मूल संगठन होते हैं, उसके द्वारा अपनी संस्था को कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो पाठ्य सामग्री खरीद सके। उसके बाद में यूजीसी जो होती है उसके द्वारा भी ग्रांट दिया जाता है कि उसके बाद में जो RRLF जो है, यानी कि जो हमारे पास में RRF जो संस्था है उसके द्वारा भी यहाँ पे फंड दिया जाता है लाइब्रेरीज को। फिर हमारे पास में भिन्न प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं लाइब्रेरीज में, उसको भी यहाँ पे उसके रूप में भी वित्त दिया जाता है। अदर श्योर्स भी इसमें शामिल है। उसके बाद में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है उसके द्वारा भी लाइब्रेरीज को जो बजट है वो मिलता है। उसके अंदर ग्रांट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी ग्रांट्स लाइब्रेरीज को दिया जाता है। उसके बाद में कुछ फीस को लेके, कुछ कॉशन मनी को लेके भी यहाँ पे फाइनेंस किया जाता है लाइब्रेरीज को, ताकि वो नई पुस्तकें, नए जो पाठ्य सामग्री है वो यहाँ पे क्रय कर सके, उनको परचेज कर सके। साथ ही यहाँ पे फाइन और पेनल्टीज को देख के हिसाब से भी यहाँ पे उसको दिया जाता है। ग्रांट फ्रॉम द बुक ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जो रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उसके द्वारा भी यहाँ पे लाइब्रेरी को जो है वो फंड दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्राइवेट डोनेशंस को देख के, प्राइवेट डोनेशंस के सहायता से भी यहाँ पे लाइब्रेरी को फंड दिया जा सकता है। उसके बाद स्केल ऑफ पब्लिकेशन जो है उसको भी देख के यहाँ पे किसी भी पब्लिक लाइब्रेरीज को या फिर किसी भी लाइब्रेरीज को आप फंड यहाँ पे दे सकते हैं। तो एक लाइब्रेरी को वित्त जो आने के जो जो रिसोर्स है वो मैंने आपको बताए, कहाँ कहाँ से एक लाइब्रेरी को फंड आ सकता है जिससे वो सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। तो एग्जाम्स में आपको यहाँ से ही कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा हटके नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। लाइब्रेरी में इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो ये आपके पास में 100% है, इसमें किसी प्रकार से बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उससे लेके मैंने ये जो है स्लाइड्स फ्लो चार्ट्स के रूप में बनाए हैं। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स आपको लग रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांत को लेके। अगर आप कोई भी वित्तीय प्रबंधन करते हैं तो उसके मूलभूत जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रभावी नियंत्रण करना। देखिए, कोई भी वित्त किसी लाइब्रेरीज को दिया जाता है तो उसका नियंत्रण भी होना काफ़ी जरूरी होता है। उसके बाद में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने वित्त तो दे दिया लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जटिलता नहीं होनी चाहिए, काफ़ी उसमें सादगी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद में हमारे पास में रेगुलरिटी एंड द फोरसाइटेडनेस जो है, यानी किसी भी फंड्स को नियमितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक साल तो किसी लाइब्रेरीज को फंड दिया, उसके बाद हमने कभी दिया ही नहीं, है ना। तो एक निरंतरता होनी चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था भी यहाँ पे उसकी देखी जाती है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसकी लचीलापन कितना है, तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। तो ये वित्तीय प्रबंधन के कुछ सिद्धांत थे जो अपने बात की। आगे हम बात करते हैं वित्तीय अनुमान विधियाँ और तकनीकी, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, मैकेनिज्म और टेक्निक्स, यानी कि वित्तीय अनुमान लगाने की कौन कौन सी विधि हैं और कौन कौन सी तकनीकें हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक संस्था जो है उसको सफल अगर होना है तो उसके वित्त के पर्याप्त नियमित प्रवाह के बारे में यहाँ पे जानना काफ़ी सत्य है। उचित वित्त पोषण की नींव के अनुसार यहाँ पे सही और प्रभावी रूप से होना चाहिए, यानी किसी भी संस्थान को चलाने के लिए, किसी भी पुस्तकालय को चलाने के लिए उसके पास में वित्त के जो साधन हैं, रिसोर्स हैं, वो यहाँ पे सत्य होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी अनुबंधित नहीं होना चाहिए, नियमित होनी चाहिए, एकदम से वो जो है सुचारू रूप से संचालित होनी चाहिए हर सालाना, ठीक है। या तो सरकार, संस्थान, व्यक्ति, परिवार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने संसाधनों को वित्तीय अनुमान लगाने का प्रयास भी करते हैं कि हमारे पास में जो फाइनेंस है उससे हम कितना खरीद सकते हैं, कितना दे सकते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे इसमें देखी जाती है। उसके बाद में हमारे पास में आकलन को लेके हम बात करें, इवैल्यूएशन को लेके, तो कैसे करना होता है, उसका आधार क्या होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, ये सभी चीज़ें जो है हमारे प्रबंधन के एक भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसको लेके वित्त के
जो अनुमान की विधियां हैं उसको लेके हम बात करते हैं। देखिए पहली विधि की हम बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रति व्यक्ति पद्धति होती है। उसके बाद में सेकंड पर जो विधि की बात करें तो सेकंड विधि होती है अनुपातिक विधि। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट तो हमारे पास में विधि होती है विवरण की विधि। तो ये विवरण की विधि, तो 3 विधियां हमारे पास में इस टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेगी, जो इसकी अपन चर्चा 1 बाय 1 कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें प्रति व्यक्ति विधि को लेके। देखिए प्रति व्यक्ति जो पद्धति है वो प्रति व्यक्ति न्यून राशि और व्यय तय यहाँ पे करने का काम करती है। जहाँ राशि व्यय डेटा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे ये तकनीकी जो है विधि जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। यानी आपके पास में कोई भी राशि व्यय के डेटा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे आप यहाँ पे प्रति व्यक्ति पद्धति का यूज़ कर सकते हैं। इसके द्वारा जो 3 कमिटीज बनाई गई थी उसको लेके अपन बात करते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति पद्धति को लेके सबसे पहले कमेटी बनाई गई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस लाइब्रेरी कमिटीज, जो लेके 1957 में ये कमिटीज का स्थापना इसके द्वारा की गई थी। आगे हम बात करते हैं इस कमिटीज के द्वारा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाइब्रेरी कमेटी है, इसकी सिफारिशें अपने पुस्तकालय के लिए पठन सामग्री से संबंधित यहाँ पे प्राप्त करने से संबंधित है। इन्होंने विश्वविद्यालय को 15 रुपये प्रति छात्र देने की यहाँ पे इन्होंने सिफारिश की और विश्वविद्यालय में शिक्षक के लिए 200 रुपये प्रति शिक्षक के लिए ये पैसे जो हैं ये देने की सिफारिश यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसके द्वारा यहाँ पे देने की बात कही गई थी। उसके बाद में कोठारी कमीशन को लेकर हम बात करते हैं तो कोठारी कमीशन जो है 1964 से लेकर 66 के बीच में सिफारिश दी गई। इन्होंने सिफारिश जो दी वो छात्र के रिगार्डिंग में बोला कि छात्र को 25 रुपये प्रति छात्र को देने चाहिए और शिक्षक को 300 रुपये प्रति शिक्षक देने चाहिए। उसके बाद डॉक्टर श्री रंगानाथन के द्वारा जो सिफारिश दी गई थी, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र को 20 रुपये प्रति विद्यार्थी को देने चाहिए और शिक्षक को 300 रुपये देने चाहिए। और उसी प्रकार से विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले छात्र को 10 रुपये देने चाहिए और शिक्षक को सेम। यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय के अंदर छात्र और व्यक्ति को 50 पैसे यहाँ पे जो अनुदान है वो राशि यहाँ पे उस विद्यार्थी को लाइब्रेरीज के लिए देनी चाहिए। तो ये श्री जो डॉक्टर रंगानाथन है उनके द्वारा ये सिफारिश इस कमेटीज के द्वारा दी गई थी। अगली कमेटीज की बात करें, अगली विधि की बात करें जिसमें अनुपातिक विधि है। इसके अंदर पहली कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन राधाकृष्ण जो कमीशन है उसके द्वारा ये जो है सिफारिशें दी जाएंगी। तो पहली जो कमेटीज है वो यूनिवर्सिटीज ऑफ एजुकेशन कमीशन है जो कि राधाकृष्ण कमीशन के नाम से जानते हैं। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और इनके द्वारा कहा गया था कि विश्वविद्यालय के जो बजट हैं, टोटल बजट जो है विश्वविद्यालय का, उसमें 6.5% खर्च जो है वो लाइब्रेरीज पे होना चाहिए या फिर 6.5 से 10% अधिकतम यहाँ पे बजट आप जो है आपकी विश्वविद्यालय टोटल बजट्स में आपके लाइब्रेरीज पे खर्च आपको करना होगा। कोठारी कमीशन को लेकर बात करें 1964 से 1966 के अंदर कोठारी कमीशन आए थे। तो इनके द्वारा जो सिफारिश की गई थी, इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय बजट का 6.5 से लेकर 10% जो व्यय है वो यहाँ पे पुस्तकालय पे होना चाहिए। और श्री रंगनाथन के द्वारा 6 से लेकर 10% जो है व्यय है टोटल पुस्तकालय का वो यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया था। तो लगभग आप कह सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ द एजुकेशन कमीशन यानी कि राधाकृष्ण कमीशन के द्वारा, कोठारी कमीशन के द्वारा और श्री रंगनाथन कमीशन के द्वारा, इन तीनों के द्वारा 6 से लेकर 10% की बात यहाँ पे लाइब्रेरीज में जो खर्च है वो करने की बात कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है विवरण की विधि। विवरण की विधि बेसिकली 2 प्रकार से होती है। पहली आवर्ती या चालू व्यय और दूसरी है गैर आवर्ती या पूंजीगत व्यय। तो आवर्ती या चालू व्यय की हम बात करें जिसमें जो हमारे पास में जो भी खर्चा होता है वो हर साल यहाँ पे दोहराया जाता है, यानी कि हर साल किया जाता है। जो नॉन रिकरिंग होता है यानी कि गैर आवर्ती पूंजीगत व्यय जो है वो हर साल यहाँ पे व्यय नहीं किया जाता। किसी पर्टिकुलर आप व्यय कर सकते हो, जैसे आप 6% न्यूनतम बजट की सिफारिश इसमें की गई थी एएलए के द्वारा। पुस्तकालय को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 2 प्रकार की होती है, पहली आवर्ती होती है और दूसरी गैर आवर्ती होती है और तीसरी तदर्थ अनुदान होता है। आवर्ती का मतलब होता है आपके पास में सालाना ये चीज़ें खरीदनी होती है जिसमें पुस्तकें हैं, मैगजीन्स हैं, नियमित सेवाएं हैं, लाइब्रेरी का रख रखाव है और उसके बाद में अनेक प्रकार की जो आकस्मिक व्यय है ये चीज़ें यहाँ पे आवर्ती में आती हैं। गैर आवर्ती के अंदर पुस्तकालय के अंदर जो भवन है उसका निर्माण को लेके है, फर्नीचर लेके है, उपकरणों को लेके है, विशेष संग्रह को लेके है, तो ये गैर आवर्ती में आते हैं। और तदर्थ अनुदान की हम बात करें तो विशेष प्रकार की खरीद को लेके, उसकी सिफारिश को लेके इस कमेटीज का यूज़ किया जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बजटिंग को लेके, तो बजटिंग भी यहाँ पे हमारे पास में टॉपिक का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो उसको लेके हम बात करते हैं। बजटिंग का बेसिकली जो मतलब होता है वो आय व्यय का वार्षिक अनुमान को लेके है, यानी कि एक साल में आपने कितने खर्चे किए और कितने आपने कमाए उसको लेके उसका जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे बजट कहते हैं।
बजट बेसिकली एक पुस्तकालय जो बजट है उसमें वर्ष में पुस्तकों की अपेक्षित आय और व्यय का अनुमान लगाना या फिर निश्चित आय व्यय का अनुमान लगाना बेसिकली बजट कहलाता है। बजट एक अवधि के दौरान कुल राजस्व कुल व्यय अनुमान लगाना एक बजट होता है। यह वित्तीय प्रबंधन का एक हिस्सा होता है जो लाइब्रेरियन के लिए पूर्व अनुमान लगाना इसकी सहायता से काफ़ी हेल्पफुल होता है। वित्तीय प्रशासन के केंद्र बिंदु को लेके अगर बात करें तो वो बजट ही होता है। उसके द्वारा ही यहाँ पे आय व्यय तय किए जाते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। कितना यहाँ पे व्यय यहाँ पे लाइब्रेरीज में करना होगा ये चीज़ें की जाती है। कितना लाइब्रेरीज में हमारे पास में जो पिछले साल बुक्स आई उसका व्यय लेके उसके आय को लेके ये सभी चीज़ें जो है बजट का एक भाग हैं। एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय बजट कार्यकारी परिषद जो है वो गठित की जाती है जिसके द्वारा ये बजट पारित किया जाता है। श्री रंगनाथन के सुझाव के अनुसार 2 प्रमुख मदों का विश्वविद्यालय पुस्तकालय व्यय का अनुपात बताया गया है जिसमें कर्मचारी 50%, अन्य पठन सामग्री पे 40% और विविध पे 10% का जो व्यय है वो यहाँ पे पुस्तकालय को करना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्री रंगनाथन के द्वारा विश्वविद्यालय जो पुस्तकालय हैं उसमें व्यय के अनुपात को लेके जो कि कर्मचारियों पे 50% खर्च करना चाहिए, अन्य पठन सामग्री पे 40% करना चाहिए और विविध के ऊपर 10% खर्च जो है वो करना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं अलग अलग परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई हैं बजट के रिगार्डिंग में। रेने स्टोनर्स ने कहा है कि बजट एक ऐसा प्रलेख है जिसमें जन आय और जन व्यय की एक स्वीकृति योजना प्रदान करते हैं। तो ये रेने स्टोनर्स ने कहा है। उसके बाद में गेस्टन जेज की हम बात करें जिन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में एक आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना है तथा जन व्यय का एक अनुमान तथा कुछ विशिष्ट व्यय को करने व आय प्राप्त करने का एक अधिकार है। उसके बाद में जो फिंडले हैं शिराज उनके द्वारा जो स्टेटमेंट कहा गया है उन्होंने कहा कि बजट में गत वर्ष की आय व व्यय का विवरण और आने वाले वित्तीय वर्ष के आय व्यय के अनुमान तथा घाटे को पूरा करने हेतु साधनों के मार्ग या बचत को वितरित करने के प्रस्ताव सम्मिलित इसमें होते हैं। तो ये हमारे पास सिराज के द्वारा कहा गया है। WF विलोहबी के द्वारा जो कहा गया है बजट के बारे में इन्होंने कहा कि बजट एक साथ एक रिपोर्ट एक अनुमान एक प्रस्ताव होता है। यह एक साधन होता है जिसके द्वारा वित्तीय शासन की सभी शाखाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, एक दूसरे की तुलना की जाती है और सबके मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। तो ये WF जो विलोहबी हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं PE टेलर के बारे में। इन्होंने कहा है कि बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है। यह आगामी आय के अनुमान और बजट वर्ष के प्रस्तावित व्यय के अनुमान साथ साथ प्रदान करता है। ये हमारे पास में टेलर के द्वारा कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट LR विल्सन के द्वारा या फिर MF टेबुलर के द्वारा जो कहा गया है बजट एक निश्चित समय के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय लेखा है। उसके बाद में बजट बनाने की कुछ विधियां हैं जिसमें लाइन आइटम बजट से पहली विधि का नाम लाइन आइटम बजट्स है, दूसरी विधि का नाम है एक मुश्त बजट यानी कि लम सम, तीसरी विधि का नाम है फॉर्मूला बेस्ड बजटिंग। आगे हम बात कर रहे हैं PPBS बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, उसके बाद प्रोग्राम बजटिंग और ZBB बजटिंग। तो ये कुछ विधियां हैं जिसको लेके अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइन आइटम बजट्स को लेके। ये बजट की काफ़ी सरल विधि मानी जाती है और इसके अंदर जो पारंपरिक विधि भी इसको कह सकते हो या फिर ऐतिहासिक विधि भी इसको कह सकते हो, जो कि पिछले बजट को ध्यान में रख के बनाई जाती है। 5 से 10% की बढ़ोतरी हर बजट हर साल में इसके द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से इस लाइन आइटम बजट्स को आप वर्धिशील बजट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट मेथड की बात करें जिसमें PPBS यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम में बिल्कुल पढ़ के जाना है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि PPBS का पूरा नाम क्या होता है। तो P मतलब प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। इसको आउटपुट बजट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले रॉबर्ट मैकनामारा है उनके द्वारा 1961 में अमेरिका रक्षा विभाग में ये पेश किया गया था। कम से कम लागत के लिए संगठनात्मक लक्ष्यों की दिशा में सबसे बड़ी प्रगति इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो कार्यक्रम बजट प्रदर्शन बजट के सर्वोत्तम को जोड़ती है, यानी कि प्रोग्राम बजट्स को और परफॉर्मेंस बजट्स को मिला के संयुक्त रूप से इस तकनीक का निर्माण किया जाता है।
उसके बाद में इसमें कुछ आप चरण देख सकते हैं, जिसमें आपके पास में कोई बजट बनाना होता है तो आपको पहले लक्ष्य उद्देश्य की पहचान करनी होती है, फिर प्रस्तावित कार्यक्रम का विश्लेषण करना होता है, फिर हमारे पास में परियोजना का कुल लागत जो होता है वो यहाँ पे देखना होता है, फिर वित्त पोषण करना होता है। तो ये कुछ चरण हैं हर स्टेप्स के, हर विधि के, तो आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस बजट्स की बात करें तो परफॉर्मेंस बजट सबसे पहले 1949 में यूएसए के द्वारा हूवर आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक्स या फिर यूनिट लागत बजट इसको कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट लागत बजट जो है वो कब इसका जो है सिफारिश की गई थी 1949 में। और इसके अंदर बजट बनाने का तरीका कार्यक्रम बजट के समान होता है और प्रदर्शनों भी इसमें जोर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ZBB, जीरो जीरो बेस्ड बजटिंग की हम बात करें तो जीरो बेस्ड बजटिंग पे अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि आय और व्यय के सभी प्रस्तावों को नए सिरों से उचित रूप से ठहराने की आवश्यकता इसमें होती है। यानी आपके पास में जो भी बजट जो है निर्धारित किया जाता है या फिर बनाया जाता है तो वो नए सिरे से बनाया जाता है, यानी कि पहले क्या रहा होगा, आगे क्या रहेगा, ये चीजें नहीं देखी जाती। इसमें सिर्फ जो भी है वो जीरो से स्टार्ट किया जाता है, यानी कि प्रारंभ इसका जो है वो एक के जीरो से किया जाता है। यह बजट पिछले किसी भी बजट पर आधारित नहीं होता, इसे ही यहाँ पे जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। और इसका जो सिफारिश है वो पीटर ए फायर के द्वारा की गई थी 1970 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अंदर, जो कि 1973 में उनकी पुस्तक जो है ZBB ए प्रैक्टिकल मैनेजमेंट टूल फॉर द एवेल्युएटिंग एक्सप्रेस, इसकी बुक्स का नाम था। वर्तमान गतिविधियों को हर साल कार्यक्रम के प्रत्येक भाग में सही ठहराने की आवश्यकता इसके द्वारा दी जाती है। इसको शून्य बजट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ZBB जो है बजट जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय में काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। हालांकि इस सिस्टम में बजट का अनुरोध पूरी तरह से पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता इसमें होती है। फॉर्मूला बजट्स को लेकर हम बात करें तो ये बेसिकली दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंध को यहाँ पे बताता है। प्रोग्राम बजट्स की बात करें जिसमें एक दिए गए लक्षित प्रोग्राम के लिए बजट्स को निर्धारित किया जाता है, ताकि वो प्रोग्राम जैसे ही खत्म होए तो उसका बजट वहां पे उसका कंप्लीट यहाँ पे उस पर व्यय किया जा सके। एक मुफ्त बजट की बात करें जिसमें एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है पुस्तकालय को और उसके अंदर विभिन्न श्रेणियों में उसको विभाजित किया जाता है। CBA की बात करें जिसका पूरा नाम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, ये भी टॉपिक है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की हम बात करें जिसे हिंदी में लागत लाभ विश्लेषण कहते हैं, तो ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। CBA का पूरा नाम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, हिंदी में इसको लागत लाभ विश्लेषण कहते हैं। और ये टेक्निक जो है सबसे पहले जूल से डुपॉन्ट के द्वारा दी गई थी, जो कि अधिशेष सिद्धांत की अवधारणा पर ये निर्भर करता है। अल्फ्रेड मार्शल द्वारा बाद में कार्यों में औपचारिक रूप यहाँ पे इसका दिया गया, लेकिन सबसे पहले जूल से डुपॉन्ट के द्वारा ये पेश किया गया था बजट, जो कि लागत लाभ विश्लेषण टेक्निक्स उसको कहते हैं। सबसे पहले सार्वजनिक कार्यों की उपयोगिता के माप के आधार पर 1969 में इसको लागू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखना कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो 1969 में लागू किया गया था और इस सबसे पहले सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयोगिता के माप को यहाँ पे देखता है। इसकी डेफिनेशंस को लेकर बात करें तो लागत लाभ विश्लेषण एक परियोजना में शामिल लाभ और लागतों की पहचान करके उस परियोजना की शुरुआत के कारण होने वाले शुद्ध लाभों की विश्लेषण करने का एक योगात्मक प्रयास या फिर योगात्मक उपाय है। यह कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण उपकरण भी के नाम से भी जाना जाता है। यह मौद्रिक शब्दों में मापी गई उसकी लागत और लाभों के मध्य संबंध को भी यहाँ पे प्रदर्शित करता है। साथ ही किसी विशेष परियोजना की सामाजिक लागत तथा लाभ का मूल्यांकन करने की कोशिश भी करता है। और इसमें ये भी देखा जाता है कि लागत और लाभ मूल्य के मापने की कोशिश को अधिकतम लाभ प्रदान करना है। साथ ही यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि लागत प्रभावी समाधान हो, लेकिन इस पे अधिकतम लाभ प्राप्त होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही आर्थिक लाभ की बजाय सामाजिक लाभ पर काफी ये जोर देता है कि इसमें आर्थिक लाभ से इसको मतलब नहीं है, लेकिन सामाजिक लाभ कितना है ये चीजें ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट करती है। CBA अगर बात करें जो कि कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस है एक दीर्घकालीन निर्णय के लिए आवश्यक ये उपकरण के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट टेक्निक की बात करें कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है, जिसका पूरा नाम जो है लागत प्रभावशाली विश्लेषण इसको हिंदी में कहते हैं और शॉर्ट में इसको CEA टेक्निक कहते हैं, जिसे कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस कहते हैं। ये कुछ लक्ष्य परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसकी लागत और प्रभावी संबंध में विकल्पों के अध्ययन को संदर्भित करता है। यानी इसके अंदर कुछ जो टारगेट्स होते हैं, कुछ रिजल्ट जो होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ये टेक्निक्स यूज की जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस।
इसके लिए कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसके बाद सीएई की बात करें तो वह जो न्यूनतम लागत न्यूनतम संभव लागत के उपाय, जिसमें लागत तो कम हो लेकिन उत्पादन बहुत ज़्यादा हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। यानी हमारे पास में जो हमने लागत है वो कम हो लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी उत्पादन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये हमारे पास में कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस था, जो कि कुछ टारगेटेड, कुछ लक्षित प्रोग्राम के लिए ही ये की जाती है। लेकिन हमारे पास में जो एक नेक्स्ट जो हमने पढ़ी इससे पहले, जिसमें हमने बात की सीबीए के बारे में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो ये तो हमारे पास में उन टेक्निक्स के रूप में भी की जाती है जो दीर्घकालीन, जो सामाजिक के रूप में करनी की जाती है, तो उनमें भी ये टेक्निक्स यूज की जाती है। तो दोस्तों ये हमारे पास में लाइब्रेरी साइंस के जो टॉपिक्स थे मैनेजमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को लेके, उसके अंदर जो लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड और लाइब्रेरी जो हाई कोर्ट के अंदर निकाली गई थी, उसके अंदर जो सिलेबस है, उसके अंदर जो ये टॉपिक्स है वो मैंने आपको इस वीडियोस में कंप्लीट रीड कर दिया है। और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स मैंने